हेलो एवरीवन। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है दोस्तों, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पर रिलेटेड आपका हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ जो आपका बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्जाम डेट दोस्तों रिलीज हो चुका है, आपने देख भी लिया होगा। ओके, 12 और 13 नवंबर को दोस्तों समझिए कि कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि नोटिफिकेशन निकालने का मतलब यही कि उसके पास जो है पूरी तैयारी हो चुकी है, अब बस एडमिट कार्ड ही निकालना बाकी है। तो एक सप्ताह के अंदर वो एडमिट कार्ड भी रिलीज कर देंगे। एग्ज़ाम यदि नहीं लेना होता उनको या पोस्टपोन करना होता तो इतना दिन पहले अब जरूर वो बता देते कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, क्योंकि अब मुश्किल से 15 दिन बाकी है। ओके, तो समझिए कि 12 और 13 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। 2 पेपर है ना दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मतलब क्वेरी है। तो 2 पेपर है आपको, पेपर 1 और पेपर 2 है। तो पेपर 1 और पेपर 2 जो आपका अलग अलग दिन होगा, 2-2 घंटा का एग्जाम है। 4 घंटा का एग्जाम एक दिन ही लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, और इसलिए उन्होंने 2 डेट भी रिलीज़ किया है। तो 12 को आपका पेपर 1 और 13 को आपका पेपर 2 हो सकता है। ओके, या जो उसको सुविधा हो, पेपर 1 पेपर 2 आपका ऑल्टरनेट डे भी ले सकता है, लेकिन अलग अलग दिन ही लेगा, मोस्ट प्रोबेबली अलग अलग दिन लेगा। ओके, कोई और क्वेरी हो एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों आप पूछ सकते हैं। ओके, आप जाके चैनल पे देख भी सकते हैं, वीडियो हम रिलीज बता दिए हैं आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9 से दोस्तों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। आपके पास मुश्किल से 15 दिन ही बाकी है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को बैलेंस बना के पढ़िए, क्योंकि दोनों से मेरिट लिस्ट बनेगा। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। और पेपर 2 यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पूरे प्ले लिस्ट का। पेपर 2 से रिलेटेड हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हर एक टॉपिक का आपको जो भी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का एक एक यूनिट का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। आप जाके सब चीज़ देख सकते हैं, पूरे पर आपको वीडियोस मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से हमने कॉन्सेप्ट भी सीखा है हर चीज़ का। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, फॉर एस्टिमेटिंग द बल्क डेंसिटी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट, द कंपोस्ट सैंपल शुड बी। फॉर एस्टिमेटिंग द बल्क डेंसिटी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड कंपोस्ट, जो म्युनिसिपल सॉलिड कंपोस्ट होता है हमारा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट, उसका जो बल्क डेंसिटी हमको एस्टिमेट करना है, उसके लिए हम उसके जो सैंपल को क्या करना चाहिए। देखिए, ड्राइड इन हॉट एयर ओवन एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर, या ड्राइड इन हॉट एयर ओवन एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 आवर, या ड्राइड इन हॉट एयर ओवन एट 103 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर, या ड्राइड इन हॉट एयर ओवन एट 103 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 आवर। तो देखिए, आपको बल्क डेंसिटी फाइंड करने के लिए, हमको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट का बल्क डेंसिटी पता करने के लिए, जो भी हमारा वेस्ट है उसको हम 170 डिग्री सेल्सियस पे पूरे 24 घंटा तक उसको हम हॉट एयर ओवन में उसको हम ड्राई करते हैं। ऑल राइट, तो 70 डिग्री सेल्सियस ध्यान रखिएगा और 24 घंटा। देखिए, द बल्क डेंसिटी ऑफ कंपोस्ट इज डिफाइंड। बल्क डेंसिटी का मतलब क्या होता है, उसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया। देखिए, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, जो पर यूनिट वॉल्यूम वेट होता है ना, उसी को हम बल्क डेंसिटी कहते हैं। याद रखिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब में जितना वेट होगा वही उसका क्या होगा, बल्क डेंसिटी होगा। एंड द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ कंपोस्ट इज डिफाइंड एज, कंपोस्ट का पार्टिकल डेंसिटी क्या होता है, तो ये भी होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंपोस्ट। जो हमारा कंपोस्ट बाद में बना, बाद में जो उस ड्राइड वेस्ट है हमारा जो कंपोस्ट बना है, उसका वेट पर यूनिट वॉल्यूम, उसका पर यूनिट वॉल्यूम वेट क्या है, तो वो हमको बताता है आपका पार्टिकल डेंसिटी। ऑल राइट, फॉर एस्टिमेटिंग द बल्क डेंसिटी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट, द कंपोस्ट सैंपल शुड बी ड्राइड इन ए हॉट एयर ओवन एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर। देखिए, हमको बल्क डेंसिटी पता करने के लिए सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट का, उसको हमको उसको गर्म करना पड़ेगा, ड्राइड करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा ओवन में, हॉट एयर ओवन में 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस को 24 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 70 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटा के लिए। ऑल राइट, ये ध्यान रखिएगा, ये डाटा स्टैंडर्ड है, इसको ध्यान ही रखना पड़ेगा। बल्क डेंसिटी मेजर हाउ इजली एयर एंड वाटर कैन मूव थ्रू ए कंपोस्ट। बल्क डेंसिटी से हम क्या पता कर सकते हैं या क्या माप सकते हैं, तो देखिए, हाउ इजली मतलब कितना आसानी से एयर वाटर उसके थ्रू कंपोस्ट में, कंपोस्ट के पाइल में, जो कंपोस्ट का पूरा ढेर होता है ना, जैसे इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड और कंपोस्टिंग अपने पढ़ा होगा, तो वो क्या करते हैं, पूरा ढेर बनाते हैं बहुत ओपन एरिया में, और वहाँ पर वो कंपोस्ट बनाते हैं। तो कितना ईजिली, कितना आसानी से एयर वाटर उसके अंदर पेनिट्रेट कर सके, वो हमको बल्क डेंसिटी उसका बताता है, उसे हम मेजर करते हैं। लोअर वैल्यू मीन्स बेटर फ्लो। अगर बल्क डेंसिटी का वैल्यू अगर लोअर है, कम है, इसका मतलब एयर और वाटर का जो पेनिट्रेशन हो सकता है वो आसानी से हो सकता है, अच्छा फ्लो होगा। अगर हायर वैल्यू है तो इसका मतलब पुअरर फ्लो होगा, अच्छे से उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा एयर और वाटर। कंपोस्ट विथ लोअर बल्क एंड पार्टिकल डेंसिटी आर डिजायरेबल।
देखिए वह वैसा कंपोस्ट जिसका बल्क डेंसिटी लोअर होता है या पार्टिकल डेंसिटी थोड़ा कम होता है वो डिजायरेबल है, मतलब वो बेस्ट है, उसको हम आसानी से और बेहतर कंपोस्ट बना सकते हैं। एज दिस इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉलिड सॉइल व्हेन अप्लाइड कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर पीरियड, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर लो बल्क डेंसिटी का वैल्यू अगर लोअर होगा तो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा, वो अच्छे से कंपोस्ट बन पाएगा। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कंपोस्ट बनाने के लिए हमको उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है 60% से ज़्यादा होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट बेहतर होगा तभी जाकर वो बेहतर कंपोस्ट बन पाएगा, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया फंजा, उसको ग्रो करने के लिए वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए आपको, मतलब मॉइस्चर मतलब अच्छे से वहाँ पर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, प्रॉपर मॉइस्चर आपको प्रोवाइड कराना पड़ सकता है। The water holding capacity of the compost helps to retain moisture against drainage due to the force of gravity and determines its ability to sustain plant life during life periods। जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये क्या करते हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट को मतलब रिटेन कर पाता है, और इसे प्लांट लाइफ का मतलब जो प्लांट लाइफ है उसकी भी मतलब लॉन्गर हो पाती है। कंपोस्ट विथ लेस मॉइस्चर कंटेंट, वैसा कंपोस्ट जिसका मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, मे नॉट हैव बीन फुल्ली स्टेबलाइज्ड और मे हैव बीन स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड लीडिंग टू मॉइस्चर लॉस। जिसका मॉइस्चर कंटेंट, जो भी कंपोस्ट जिसका मॉइस्चर कंटेंट अगर कम है वो फुल्ली मतलब स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। वाइल एक्सेसिवली ड्राई कंपोस्ट आर ऑफन डस्टी एंड अनप्लीजेंट टू हैंडल। और जो बहुत ज़्यादा ड्राई कंपोस्ट होता है हमारा दोस्तों वो बहुत ज़्यादा डस्टी होता है और हैंडल करने में उसको मतलब अनप्लीजेंट होता है, मतलब उसे स्मेल वगैरह आता होगा, ओडोर आता होगा। कंपोस्ट विथ टू मच मॉइस्चर कंटेंट, हाँ 60% मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा भी अगर हो गया मॉइस्चर कंटेंट दोस्तों तो आपका क्या हो सकता है, बिकम टू क्लम्पी एंड इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर कंपोस्ट का मॉइस्चर कंटेंट आप ज़्यादा कर दिए 60% से अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो गया दोस्तों तो ऑब्वियस वो क्लम्पी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका भी बढ़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हम 70 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटा के लिए उसको ड्राई करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बेस्ट ऑब्स्टेकल इन मैनेजिंग म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। मतलब भारत में म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने में सबसे बड़ा अवरोध है, सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं कि रुकावटें क्या है, अड़चन क्या आता है, तो कलेक्शन है, सेग्रीगेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्पोजल है। देखिए म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का तो सबसे बड़ा दोस्तों ऑब्स्टेकल है वो क्या है, सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन ही सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है। यहाँ क्या होता है, लोग ऑब्वियसली सबके पास डस्टबिन तो अवेलेबल नहीं है, या जिसके पास अवेलेबल है तो मात्र एक डस्टबिन रखते हैं और पूरे दिन का कचरा इसी में, वो हर प्रकार का कचरा, ड्राई वेस्ट हो, वेट वेस्ट हो, आपका सैनिटरी नैपकिन हो, आपका जो हैजार्डस वेस्ट हो, सबको क्या करते हैं इसी में डाल देते हैं। उनको क्या मतलब है कि इसका मतलब हमको क्या करना, हम तो कुछ करते नहीं हैं। नए मॉर्निंग में जो आपका म्यूनसिपल वाले का जो वैन आएगा उसमें हमको उसमें डाल देना है, तो लोग यही सोचते हैं और ऐसा ही करते हैं। लेकिन जो इंदौर के बारे में हम आपको बताए थे दोस्तों, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, उसके पीछे लॉजिक क्या, वो उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने 6 कंटेनर दोस्तों, 6 डस्टबिन मतलब प्रत्येक फैमिली को अवेलेबल करवाया या अवेयर किया कि आप कम से कम घर पे ही मतलब ऑन साइट सेग्रीगेट कर लीजिए। जो भी आप वेस्ट जनरेट करते हैं आपके घरों में, जो भी डेली वेस्ट जनरेट होता है उसको आपको 6 अलग अलग कैटेगरी में उसको मतलब स्टोर करना है, सेग्रीगेट कर लेना है, घर पर ही सेग्रीगेट कर लीजिए, ताकि जो आपका म्यूनसिपल वाले का वैन आएगा उसमें आप आसानी से अलग अलग वेस्ट को उसको डाल दीजिए। आगे हमको सुविधा भी होगा, उनको भी सेग्रीगेट नहीं करना पड़ेगा, सेग्रीगेशन पे बहुत कम खर्च पड़ेगा और वो उसका आसानी से डिस्पोजल कर सकते हैं। तो इंदौर वाले का जो सबसे बड़ा जो कह सकते हैं उसका जो प्लस पॉइंट था यही था कि उन्होंने ऑन साइट सेग्रीगेशन बेहतर तरीके से कर लिया, साइट पे ही जाके लोगों को अवेयर किया। मात्र 2 वार्ड में सबसे पहले तो उन्होंने स्टार्ट किया था दोस्तों, सिर्फ 2 वार्ड में ये चीज़ें स्टार्ट की थी और 2 वार्ड के लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से जागरूक किया, उनसे बातें की और उनको बहुत सारे मतलब इसके बारे में बताया कि आप अगर ऐसा करते हैं तो इसका क्या प्लस पॉइंट है। ऑब्वियसली लोग मान गए, अगर आप सही से उसको समझाइएगा तो ऑब्वियसली लोग मान जाएंगे। लोग क्यों मतलब बुरा चाहेंगे अपना, तो लोगों ने किया, लोगों ने घर पे ही मतलब सारे वेस्ट को सेग्रीगेट किया और जो म्यूनसिपल वाले आते थे मॉर्निंग में उनका वेस्ट लेने के लिए, वो भी आसानी से उनको अलग अलग वेस्ट को अलग अलग मतलब बॉक्सेज में जो उनका था वैन उसमें वो स्टोर करते थे और ले जाके उसको अच्छे से डिस्पोजल करते थे। उनको डिस्पोजल में मतलब आसानी होगी, सेग्रीगेशन में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि बाद में फिर सेग्रीगेशन करना पड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ओके, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा अवरोध है, सेग्रीगेशन ही सबसे बड़ा मतलब ऑब्स्टेकल है हमारे इंडिया में म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को ये करने का। और इंदौर वालों ने इस चीज़ पे अच्छे से काम किया, तो आज देखिए कि इंदौर को मतलब वेस्ट से अपना वेल्थ जनरेट कर रहे हैं दोस्तों, वेस्ट से वो वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। हाल ही में रिपोर्ट आया तो उसमें लगभग 14 से 15 करोड़ रुपया वो सालाना वेस्ट से वो क्या मतलब कमा लेते हैं। 14 से 15 करोड़ रुपया मतलब महीना का 1 करोड़ रुपया वो वेस्ट से कमा लेते हैं दोस्तों, बताइए। और जो भी उसके बाद जो CNG रिलीज़ होता है उस CNG से वहाँ पर इंदौर में बसें चलाई जाती हैं बड़े पैमाने पर।
तो ये बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने लोगों को जागरूक किया, पहले 2 वार्ड से स्टार्ट किया, उसके बाद पूरे इंदौर में इसको लागू कर दिया गया। लोग वहाँ पर मतलब बात माने और आज देखिए सबसे स्वच्छ शहर है भारत का, 6ठी बार जो रैंक आया उनका, मतलब टॉप क्लीनेस्ट सिटी में। देखिए वेस्ट इज अनयूजेबल मटेरियल, वेस्ट कम्स फ्रॉम एनी फॉर्म, वेस्ट ऑब्वियसली अनयूजेबल मटेरियल है, कई सारे फॉर्म में आ सकता है आपको, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, गैसेस वेस्ट हो सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट इज अ बर्निंग प्रॉब्लम इन अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड रूरल एरिया, सबसे मतलब ज्वलंत समस्या बन चुका है इन दिनों आपका शहर में भी, गांव में भी दोस्तों, और इंडस्ट्रियल एरिया में तो है ही। वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, वेस्ट मैनेजमेंट में कई सारे स्टेप्स है। पहले सबसे पहले तो कलेक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट को कलेक्ट करना है, देन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, उसके बाद सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, एंड देन आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। ओके, ये सारा कुछ वेस्ट मैनेजमेंट का स्टेप्स है। सेग्रीगेशन मतलब अलग करना, वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट किया जाता है या उसके पीछे क्या क्या है पूरा देखिए। तो वेस्ट आर सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन, हेजार्ड पोटेंशियल एंड फिजिकल नेचर। वेस्ट को एक तो उसके केमिकल कंपोजिशन पे हम अगर कोई केमिकल कंपोजिशन पे उसको हम अलग अलग कर लेते हैं। हेजार्ड पोटेंशियल मतलब कोई हेजार्डस वेस्ट है उसको भी हम अलग कर लेते हैं, और फिजिकल नेचर, ओके, सबके फिजिकल नेचर में कोई ड्राई वेस्ट है, कौन हमारा वेट वेस्ट है, कौन प्लास्टिक वेस्ट है, उसको फिजिकल नेचर पर भी हम उसको सेग्रीगेट करते हैं। तो ये सबसे पहला तरीका है। वेस्ट सेग्रीगेशन कैन अकर मैनुअली एट द हाउस होल्ड एंड बी कलेक्टेड थ्रू कर्बसाइड कलेक्शन स्कीम। मैनुअली हम घर पे भी वेस्ट मतलब सेग्रीगेट कर सकते हैं, जो भी हम डेली वेस्ट जनरेट करते हैं उसको अलग अलग कंटेनर में हम अगर डाल दें और फिर उसको हम म्यूनसिपल वाले को अगर हैंड ओवर करें तब कहीं ज़्यादा बेहतर होगा और उसका मतलब डिस्पोजल भी आसानी से हो पाएगा। वेस्ट सेग्रीगेशन मीनिंग डिवाइडिंग वेस्ट इंटू ड्राई एंड वेट, वेस्ट सेग्रीगेशन मतलब आप ड्राई और वेस्ट को अलग अलग कर लीजिए। ड्राई वेस्ट इंक्लूड आपका, ड्राई वेस्ट में क्या क्या हो सकता है, वुड हो सकता है, रिलेटेड प्रोडक्ट, मेटल्स एंड ग्लासेज, ये आपका ड्राई वेस्ट के अंदर आ गया। वेट वेस्ट टिपिकली रेफर टू ऑर्गेनिक वेस्ट यूजुअली जनरेटेड बाय ईटिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड आर हैवी इन वेट ड्यू टू डैम्पनेस। वेट वेस्ट में आपका जो वेजिटेबल वगैरह हो सकता है, वेजिटेबल का पील हो सकता है, भोजन जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है, ओके, वो आपका वेट वेस्ट के अंदर आएगा। वेस्ट जनरेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ वेस्ट इंटू डिफरेंट कैटेगरीज। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इंश्योर प्योर क्वालिटी मटेरियल, सेग्रीगेशन ऑफ जो वेस्ट हमारा है मतलब प्योर क्वालिटी मटेरियल को इंश्योर कर देता है ऑब्वियसली, उसके बाद जो चीज़ें होंगी, जो भी डिस्पोजल का काम होगा वो आसानी से हो पाएगा। दिस हेल्प्स इन देयर इवेंचुअल डिस्पोजल, ये हमको बाद में उसके डिस्पोजल को मतलब और अच्छे सुविधाजनक बना देता है, कंफर्टेबल बना देता है। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इन इंडिया इज वन ऑफ द मेजर ऑब्स्टेकल इन मैनेजिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने में सबसे बड़ा जो अवरोध है पैदा होता है इंडिया में वो सेग्रीगेशन ही है। इसको ऑब्वियसली इसको हम अवेयरनेस फैलाकर ही लोगों को जागरूक करके ही इसको हम कम कर सकते हैं कि आप अपने घर पे भी सही से वेस्ट को सेग्रीगेट कीजिए, उसके बाद आप हैंड ओवर कीजिए, तब ये चीज़ें काम कर सकती है दोस्तों। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू ए फ्यू अर्बन एरिया, देखिए कुछ ही एरिया में ये मतलब ये लिमिटेड है। जैसे इंदौर के बारे में हम बताए थे कि वहाँ पर वो बेहतर तरीके से वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, देन उसका डिस्पोजल करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, किसको सैनिटरी लैंडफिल में भेजना है, किसको कंपोस्ट में भेजना है, किसका बायोमास कन्वर्जन हो सकता है, किससे हम सीएनजी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन और ई वेस्ट के लिए तो उनका अपने बेंगलोर के साथ दोस्तों टाइप हुआ है, हमने पढ़ा था लास्ट डे हिट की CPCB से उनका टाइप हुआ है कि जो ई वेस्ट होगा, ई वेस्ट को बेंगलोर भेजेंगे, ओके, ट्रीटमेंट के लिए, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग अबंडेंस। ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जो वेस्ट जनरेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका रहता है, मतलब ज़्यादा कौन होता है, उसके बाद कौन, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसमें ऑब्वियसली हाउस होल्ड वेस्ट हमारा सबसे ज़्यादा होता है, और हाउस होल्ड में सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, तो फूड, हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यही होगा। फूड के बाद दोस्तों आपका कार्डबोर्ड एंड पेपर एंड कार्डबोर्ड हम डेली इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसके बाद ये फर्स्ट नंबर में आएगा आपका, ये सेकंड नंबर में आएगा। थर्ड नंबर में आपका दोस्तों डर्ट एंड एश, क्योंकि चूँकि डेली हम लोग घर में झाड़ू पोछा करते हैं तो डर्ट एंड एश भी निकलता है, तो ये थर्ड नंबर पर जाएगा। टिन कैन ये 4 नंबर पर जाएगा, और टेक्सटाइल्स ऑब्वियसली टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ें बहुत कम होती है तो 5 नंबर पर जाएगा। तो देखिए हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है दोस्तों, मतलब सबसे कम से सबसे ज़्यादा, तो 5 कौन है आपका, सबसे पहले ई आ जाएगा, फिर 4 पे आपका टिन कैन EC, देन थर्ड पे आपका D, और सेकंड पे आपका A, और देन है आपका B। तो ECDAB देखिए कौन से ऑप्शन में है, थर्ड है ECDAB, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ओके। थर्ड
आवर ट्रैश और म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज मेड अप ऑफ द थिंग्स वी कॉमनली यूज एंड थ्रोन अवे। जो हमारा ट्रैश है, जो हमारा कचरा है या म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, ऑब्वियसली वो वही उसी चीज़ से बना होता है जो हम ऑब्वियसली थ्रो कर देते हैं। These materials range from packaging food scrap and grass clipping to old sofas, computers, tires, refrigerators. MSW can not include industrial hazardous और कंस्ट्रक्शन वेस्ट। MSW में यूजुअली ये सब हमारा इंक्लूड नहीं होता, इंडस्ट्रियल हैजार्डस और कंस्ट्रक्शन वेस्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, MSW में CND कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट भी होता है। ये आपके ऑप्शन बेस्ड, आपका ऑप्शन किस प्रकार से है, कौन कौन ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आपको आंसर मतलब वहाँ पर पिक करना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ ओवरलैप करता है, वेस्ट ही है, ओवरलैप करेगा ही। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज कॉमनली नॉन एज ट्रैश और गार्बेज। जनरेशन रेट्स फॉर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में वराई फ्रॉम सिटी टू सिटी एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विथ लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एक्टिविटी। देखिए म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का जनरेशन आपका सीजन टू सीजन पे वेराई कर सकता है कि अलग अलग सीजन में ज़्यादा, जैसे विंटर के सीजन में बहुत कम वेस्ट जनरेट होता है, समर सीजन में बहुत कम ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है। प्लेस टू प्लेस, कोई डेवलपिंग कंट्री है, कोई डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ भी मतलब वेस्ट जनरेशन का जो कह सकते हैं रेट इस ये भी डिसाइडेड है। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम वेस्ट जनरेट होता है और डेवलप्ड कंट्री में बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, तो ये प्लेस टू प्लेस पे भी डिपेंड कर सकता है। देखिए कौन कितना परसेंटेज रहता है दोस्तों। मटेरियल है उसका अबंडेंस देखते हैं। टेक्सटाइल आपका 9% है, टिन कैन 9% है, डॉट एंड एस आप निकाल सकते हैं। फूड आपका 28 है, पेपर एंड कार्डबोर्ड 27 है। तो सबसे ज़्यादा है आपका फूड है, देन आपका पेपर एंड कार्डबोर्ड है, देन आपका डॉट एंड एस जाएगा दोस्तों, यहाँ कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, और देन आपका टिन कैन और देन टेक्सटाइल सबसे कम होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज बट द फॉलोइंग आर रिप्रेजेंट ए टिपिकल क्लासिफिकेशन। कई प्रकार से उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए बायोडिग्रेडेबल में हमारा रिसाइक्लेबल मटेरियल के अंतर्गत हो सकता है, ये सब आसान चीज़ है, हमने कई बार पढ़ा है। इनर्ट वेस्ट, देखिए कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट, डर्ट रॉक्स डेब्रिज, ये सब क्या इनर्ट है। इनर्ट मतलब इसका ऑब्वियसली नुकसान ज़्यादा नहीं पड़ सकता है, इसलिए इसको इनर्ट वेस्ट के अंतर्गत रखा है। आपका कंस्ट्रक्शन डिमोलेशन वेस्ट हो सकता है, डर्ट हो सकता है, रॉक्स हो सकता है, इसका डेब्रिज। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसको WEEV कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, लाइट बल्ब्स, वॉशिंग मशीन, टीवीज, कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल फोन्स, अलार्म क्लॉक्स, वॉचेज, ET जो आपका खराब हो चुका है या जिसको आपने डिस्कार्ड कर दिया है, वो आपका क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के अंतर्गत आएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। नेक्स्ट है कंपोजिट वेस्ट, वेस्ट क्लॉथिंग, टेट्रा पैक, फूड एंड ड्रिंक, कार्टून्स, वेस्ट प्लास्टिक सच एज टॉयज एंड प्लास्टिक गार्डन फर्नीचर, ये आपका कंपोजिट वेस्ट के अंतर्गत आएगा। हेजार्डस वेस्ट इंक्लूड मोस्ट पेंट्स, जो अधिकतर घरों में हम लोग पेंट यूज़ करते हैं दोस्तों, आजकल पेंट्स में बहुत ज़्यादा मतलब केमिकल्स यूज़ होता है, तो आपका मोस्ट पेंट हो सकता है, बहुत सारा पेंट केमिकल्स है उसमें। टायर्स आपका जो है हेजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आएगा। बैटरीज है, लाइट बल्ब्स है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, फ्लोरेसेंट लैंप है, CFL जो पहले आती थी उसमें मरकरी का यूज होता था, वो अपने हेजार्डस है। एरोसॉल स्प्रे आप लोग हो सकता है, डिओड्रेंट परफ्यूम वगैरह यूज़ करते दोस्तों, वो भी क्या उसका जो कंटेनर अल्टीमेटली आपका हेजार्डस वेस्ट के अंतर्गत ही आएगा। कैंस है, फर्टिलाइजर, ये सब आपका पेस्टिसाइड हो सकता है, हर्बिसाइड, ये सब क्या आपका तो हेजार्डस वेस्ट है। टॉक्सिक वेस्ट इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड एंड फंगिसाइड, जो टॉक्सिक वेस्ट के अंतर्गत है ये सब हम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड को रखते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट, एक्सपायर्ड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ये सब भी आपका हेजार्डस वेस्ट के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन डेवलपिंग कंट्रीज द फ्रैक्शन ऑफ फूड वेस्ट इन कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज टिपिकल इन द रेंज ऑफ। करेंगे डेवलपिंग कंट्री जो विकासशील देश है, वहाँ का जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में जो फूड वेस्ट आता है दोस्तों, उसका कितना परसेंटेज रहता है, उसका फ्रैक्शन क्या है फूड वेस्ट का म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में, तो देखिए ग्रेटर देन 40%। जो हमारा डेवलपिंग कंट्रीज है, ओके, डेवलपिंग कंट्रीज में जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का जो फ्रैक्शन है फूड वेस्ट में, फूड वेस्ट का जो फ्रैक्शन है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट वो कितना है, तो 40% से ज़्यादा है। ऑल राइट, फूड वेस्ट और फूड लॉस इज फूड दैट डॉट एट। फूड वेस्ट क्या है, तो जिसको हम नहीं खाएं या किसी प्रकार उसको फेंक दिए, वो हमारा क्या फूड वेस्ट हो सकता है। दिस काउज ऑफ फूड वेस्ट और लॉस आर न्यूमरस एंड अगर थ्रू आउट द फूड सिस्टम ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल एंड कंजम्पशन, ये किसी भी टाइम में हो सकता है। अगर एक्स्ट्रा हो गया प्रोडक्शन के समय में, प्रोसेसिंग के समय अगर कुछ फूड खराब हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन के समय में कुछ फूड गिर वगैरह गया है, तो उससे ये सब जनरेट हो सकता है। ग्लोबल फूड लॉस एंड वेस्ट अमाउंट टू बिटवीन 1/3 एंड 1/2 ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड। देखिए ग्लोबल जो फूड लॉस का मतलब एक डाटा है कि जो भी फूड प्रोड्यूस्ड होता है उसका 1/3 और 1/2 मतलब फूड वेस्ट ही हो जाता है दोस्तों, ये बहुत बड़ी डाटा है। 1/3 एंड 1/2 ऑल फूड प्रोड्यूस्ड।
फूड वेस्ट इज एनी रिमूवल ऑफ फूड फ्रॉम द फूड सप्लाई चेन विच इज और वाज एट सम पॉइंट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब फूड वेस्ट वही हुआ कि वो कोई भी मतलब जो हमारे कंजम्पशन के लिए था लेकिन हम उसका किसी रूप से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो वो हमारा फूड वेस्ट में आ गया। विच हैज स्पॉइल्ड एक्सपायर्ड, कभी कभी एक्सपायर्ड भी हो जाता है। एक्सपायर्ड जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा मिठाई बन गया और बिका नहीं दोस्तों, तो बिका नहीं, और ऑब्वियसली जो कुछ लोग क्या करते हैं उसको मिलावट के साथ बेच देते हैं, लेकिन मान लीजिए वहाँ भी नहीं बिका, बहुत दिन हो गया, 2-3 महीना हो गया मिठाई का, तो ऑब्वियसली वो ख़राब हो जाएगा। ओके, एक्सपायर्ड कर गया, वो फूड वेस्ट हो गया आपका। इन लो इनकम कंट्रीज मोस्ट लॉस अकर ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जो लो इनकम कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्री दोस्तों, वहाँ जो बहुत सारा जो लॉस हो जाता है तो प्रोडक्शन के समय हो जाता है। वॉल इन डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट फूड अबाउट 100 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर इज वेस्टेड एट द कंजम्पशन स्टेज। देखिए जो हमारा डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्री में जो बहुत सारा फूड आपका प्रोडक्शन के समय ही लॉस हो जाता है, और लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ 100 किलोग्राम पर पर्सन, देखिए बहुत बड़ी डाटा है दोस्तों, 100 केजी पर पर्सन 100 केजी फूड वेस्ट, मतलब उसके कंजम्पशन के समय में वो बर्बाद हो जाता है। जो डेवलप्ड कंट्री है, यूएस यूके जैसे कंट्री, मान लीजिए जो यूरोप का जो बहुत सारा कंट्री जो डेवलप्ड है, वहाँ पर पर्सन 100 किलोग्राम पर पर्सन 100 केजी मतलब फूड वहाँ वेस्ट हो जाता है कंजम्पशन के समय में। बहुत बड़ी डाटा है दोस्तों। Municipal solid waste, more commonly known as trash or garbage, consists of everyday items we use and then throw away such as product, packaging, grass। इस हम पढ़ चुके हैं दोस्तों म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में। देखिए द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमूथ जनरेशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड्स विद द डेली रेट ऑफ जनरेशन 400 ग्राम पर कप्टा। देखिए द ह्यूज पॉपुलेशन इंडिया, भारत का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो कि बहुत सारा वेस्ट जनरेट करती है। मेमूथ मतलब विशाल, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को जनरेट करती है। अगर देखें तो उसका रेट देखें तो 400 ग्राम पर कैप्टा, मतलब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम वेस्ट तो जनरेट करता है इंडिया का। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मेनली कंप्राइज, जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में मेनली आपका क्या है तो कंपोस्टेबल आइटम है 51 से 53%, फॉलोड रिसाइकल, उसका रिसाइकल मटेरियल से 17 से 18% होता है। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट जिसमें 46 से 76% होता है। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 40 से 60% कंपोस्टेबल, 30 से 50% इनट होता है, 10 से 30% आपका रिसाइकलेबल होता है। ऑल राइट, एक अच्छा डाटा है। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी, नेरी हमारा कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नागपुर में। इसके अनुसार इंडियन वेस्ट कंसिस्ट ऑफ 0.6.4% नाइट्रोजन, 0.6.7% प्लस माइनस 0.1% फॉस्फोरस होता है, और 0.68% से 0.15% आपका प्लस माइनस है पोटेशियम है, रेशियो बताया है। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज पेपर बोर्ड, यार्ड ट्रिमिंग्स एंड फूड वेस्ट इन कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। पेपर एंड पेपर बोर्ड अकाउंट फॉर अबाउट 27% एंड यार्ड ट्रिमिंग एंड 28%। ये मतलब डाटा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए देयरफॉर in developing countries the fraction of food waste in the composition of municipal solid waste is typically greater than 40%। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। देखिए म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के कैटेगरी हम किसको नहीं रखेंगे, कंटेनर्स को, फूड वेस्ट को, एसिड्स को या रेडिएक्टिव सब्सटेंस को। तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, रेडिएक्टिव सब्सटेंस को हम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत नहीं रखते क्योंकि ये हैजार्डस होता है। ऑल राइट, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट से अगर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही है। इन एक्सेसिंग द हीटिंग वैल्यू ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट द प्रेफर्ड रेंज ऑफ कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो इन द वेस्ट इज। प्रत्येक एग्जाम में, चाहे गेट का एग्जाम हो, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो दोस्तों, अगर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। ओके, करा देखिए हीटिंग वैल्यू ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट द प्रेफर्ड रेंज ऑफ कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, मतलब कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो कितना होना चाहिए प्रेफर्ड सॉलिड म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत, ताकि उसका हम सही से डिकम्पोजिशन आसानी से कर सकें। 1 से 10%, 10 से 20%, 10 से 20, 20 से 30 या 36 से 50। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 36 से 50 होना चाहिए। जो कार्बन नाइट्रोजन रेशो है, कार्बन अपन नाइट्रोजन का रेशो कितना होना चाहिए, तो 36 से 50 होना चाहिए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में बात करते दोस्तों अच्छे से। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन ऑफ द इनपुट मटेरियल
is an important factor for the bacterial activity to continue since bacteria use nitrogen for building their cell structure and carbon for food। देखिए कार्बन और जो नाइट्रोजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, इंपॉर्टेंट फैक्टर कह सकते हैं बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। बैक्टीरिया क्या सभी के लिए दोस्तों, हमारे लिए भी कार्बन, हम सब जो फूड ईट करते हैं उसमें बहुत सारा कार्बोनेशियस मटेरियल होता है। और जो हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन क्या है, अमीन है, वाइटल अमीन होता है दोस्तों। प्रोटीन जो हमारा है वो क्या है, वाइटल अमीन होता है। आप प्रोटीन जो लेते हैं दोस्तों, प्रोटीन का अच्छा स्रोत आपका पल्सेज है, वो क्या होता है, वाइटल अमीन होता है। अमीन, अमीन का मतलब क्या, उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड दोस्तों हमारे जो बॉडी बिल्डिंग में काम आता है। ओके, नाइट्रोजन आप जानते हैं कि डीएनए आरएनए में जो आपका न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, उन सब के बीच में क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन का, वहाँ भी मतलब नाइट्रोजन कहीं कहीं है। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। डीएनए आरएनए के अंदर नाइट्रोजन है, वहाँ भी है आपको। प्रोटीन के अंदर, एमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल बैक्टीरिया हो या कोई भी हो अपना बॉडी को बिल्ड करने में यूज़ करता है। नाइट्रोजन फॉर बिल्डिंग देयर सेल, अपने सेल स्ट्रक्चर को बिल्डिंग करने में, बनाने में उसका इस्तेमाल करता है नाइट्रोजन का। और कार्बन तो फूड के रूप में इस्तेमाल करता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल कहाँ है, तो नाइट्रोजन फॉर बिल्डिंग देयर सेल स्ट्रक्चर, अपने सेल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बैक्टीरिया नाइट्रोजन का इस्तेमाल करती है और कार्बन का इस्तेमाल करती है फूड के रूप में। इसलिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो या कार्बन नाइट्रोजन का कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। आगे पढ़ते हैं। The anaerobic bacteria use up carbon about 30 to 50% faster than they use the nitrogen। जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है, ऐसा बैक्टीरिया जो अपना मतलब रेस्पिरेशन कह सकते हैं इन द अब्सेंस ऑफ, बिना ऑक्सीजन के बिना भी अपना रेस्पिरेशन कर लेते हैं, उसको एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ऑल राइट, वो जो दोस्तों कार्बन को जो एब्जॉर्ब करती है या कार्बन का यूज़ करती है, तो 30 से 50 टाइम ज़्यादा, नाइट्रोजन का अपेक्षा 30 से 50 टाइम ज़्यादा मतलब कार्बन का इस्तेमाल करती है वो। For proper growth of anaerobic digestion, carbon nitrogen ratio of the digestive material should be between 30 to 50 for optimum digestion। देखिए ऑप्टिमम डाइजेशन के लिए, मतलब प्रॉपर डाइजेशन हो, हमारा जो वेस्ट है ऑर्गेनिक मटेरियल उसका ऑप्टिमम डाइजेशन हो, सही से डाइजेशन हो, उसके लिए कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो 30 और 50 होना चाहिए, 30/50 होना चाहिए। ऑल राइट, ये रेशियो होना चाहिए। आप देखिए अगर ज़्यादा या कम हो जाए, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा तब क्या होगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। वेन देर इज टू मच ऑफ कार्बन, डैट इज, अगर कार्बन बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों, कार्बन अपन नाइट्रोजन रेशियो में आपका कार्बन अगर ज़्यादा होगा तो ये रेशियो आप अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ऊपर वाला अगर ज़्यादा तो ओवरऑल ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो हायर देन ऑफ द ऑप्टिमम, देन नाइट्रोजन विल बी यूज्ड अप। उसमें क्या होगा, उस केस में क्या होगा, कार्बन आपका ज़्यादा है, नाइट्रोजन कम है दोस्तों, तो नाइट्रोजन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, कार्बन आपका बचा रह जाएगा। और कार्बन क्या है, कार्बन ही आपका ऑर्गेनिक मैटर है, ये पूरी तरह से आपका डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। ओके, यूज्ड अप एंड कार्बन लेफ्ट ओवर देयर बाय, कार्बन आपका बचा रह जाएगा। द डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनकम्प्लीट, तो आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका डाइजेशन क्या होगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो में यदि कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा हो जाए तो नाइट्रोजन आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा, कंसिक्वेंस होगा आपको दोस्तों कि आपका जो कार्बन बचा रह जाएगा ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। ओके, नेक्स्ट है वेन देयर इज टू मच ऑफ नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन का रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो आपका ऑब्वियसली कम हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन अगर ज़्यादा हो गया तो ये हमारा रेशियो क्या होगा, ओवरऑल रेशियो कम हो जाएगा। नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका ज़्यादा हो गया तो ओवरऑल जो हमारा कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन ज़्यादा तो आपका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कम हो जाएगा दोस्तों। नाइट्रोजन रेशियो इज लोअर देन द ऑप्टिमम जितना होना चाहिए 30 से 50, उससे वो कम हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन आपका ज़्यादा है, कार्बन कम है, तो कार्बन एग्जॉस्ट हो जाएगा, कार्बन आपका पूरी की पूरी खत्म हो जाएगा दोस्तों। एंड फर्मेंटेशन स्टॉप हो जाएगा, आगे मतलब डिकम्पोजिशन होएगा ही नहीं। देन क्या होगा, नाइट्रोजन आपका ज़्यादा बच गया दोस्तों, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके दोस्तों ये क्या बनेगा, मीथेन बना लेगा। ओके, विच कंबाइन विद द नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके दोस्तों, नाइट्रोजन एनएरोबिक डाइजेशन है, हाइड्रोजन वहाँ पर अपने आप रिलीज हो जाए, मीथेन बनेगा तो हाइड्रोजन रिलीज होगा और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना लेगा दोस्तों। और अमोनिया अपने आप में क्या रिटार्डेंट है, दिस कैन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को ग्रोथ को कम कर देगा। मोस्टली द मीथेन फॉर्मर, जो हमारा मीथेन फॉर्मर है बैक्टीरिया, उसको मतलब उसको वर्क को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। इससे क्या होगा, द एनएरोबिक डाइजेशन रिक्वायर, इसलिए जो हमारा एनएरोबिक डाइजेशन है उसमें कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना होना चाहिए, तो 30 से 50 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डाटा ध्यान रखिएगा, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 30 से 50 होना चाहिए प्रॉपर ऑप्टिमम डाइजेशन के लिए। ऑल राइट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए
द केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इंक्लूड, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसका केमिकल कैरेक्टराइजेशन किस प्रकार कर सकते हैं। ओके, आपने फिजिकल कैरेक्टराइजेशन केमिकल कैरेक्टराइजेशन हमने वहाँ पर वेस्ट वाटर का भी देखा था, यहाँ पर हम सॉलिड वेस्ट का केमिकल कैरेक्टराइजेशन देखेंगे तो उसका बेसिस क्या होगा, उसमें हम क्या चेक करेंगे, प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस उसका करेंगे, या डेंसिटी देखेंगे, या मॉइस्चर कंटेंट देखेंगे, या कुछ नहीं देखेंगे। तो हमारा जो है सॉलिड वेस्ट के प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन के लिए हम क्या देखते हैं दोस्तों, उसका प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं, प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस। आइए इसको समझते हैं। देखिए प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस, द प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ टेस्ट टू डिटरमाइन द वेरियस फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज नाइट्रोजन कंटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट, हाइड्रोजन कंटेंट, कार्बन सल्फर कंटेंट एज वेल एज कैलोरिक वैल्यू। जो हम प्रॉक्सिमेट अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपाउंड का दोस्तों, उसमें उसका हम अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं, मतलब एक एक चीज़ जो भी हमारा उस वेस्ट है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, सल्फर कितना, नाइट्रोजन कितना है, उसका कैलोरिफिक वैल्यू क्या है, मॉइस्चर कंटेंट क्या है का, सारे चीज़ को मतलब सेपरेटली हर एक चीज़ को मतलब वहाँ पर हम डिटरमाइन करते देखते हैं। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट अल्टीमेट मतलब अंतिम, किसी को नहीं छोड़ते हैं, उसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है सब चीज़ को हम देखते हैं। Proximate analysis, it is useful for finding out the heating value of municipal solid waste। municipal solid waste का heating value पता करने के लिए हम ऐसा करते हैं। It determines the moisture content, volatile matters as content and fixed carbon of municipal solid waste। It is quantitative analysis of municipal solid of various element present in the sample। जो हमारा सैंपल में कई सारा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उसका हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर टोटल 4 टेस्ट इंक्लूड है, इट इंक्लूड टोटल 4 टेस्ट। फर्स्ट लॉस ऑफ मॉइस्चर व्हेन हीटेड, जब हम हीट करेंगे ऑब्वियसली मॉइस्चर का लॉस होगा। जो वोलेटाइल कंबस्टेबल मैटर है उसका लॉस होगा इग्निशन करने पर। फिक्स्ड कार्बन हम पता कर सकते हैं, और एस वेट ऑफ रिसाइड आफ्टर कंबशन। अल्टीमेट एनालिसिस यूजफुल फॉर डिटरमाइन द फ्लेम टेम्परेचर, इट डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एस कितना है, सब के बारे में बताता है। The result of this analysis are used to characterize the composition of organic matter invested। This is important for carbon nitrogen ratio for biological decomposition। ये हम मतलब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कोई बात से हम पता करते हैं ताकि हमारा डिकम्पोजिशन किस प्रकार से होगा। ऑब्वियसली हमने बात किया था दोस्तों कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अगर ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, कम हो जाएगा तब क्या होगा। तो अल्टीमेट एनालिसिस में हम ये सब भी पता करते हैं ताकि हम उसका डिकम्पोजिशन प्रॉपर कर सकें। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड, हमने इसको भी अच्छे से कर लिया है। 2 वीडियो में दोस्तों, वीडियो नंबर 1 पहले से हमने अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हो उसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। और ये आपका सेकंड वीडियो है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखिए आप। पेपर 2 से रिलेटेड दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन कह सकते हैं कि अभी हम 90% कर दिए, मात्र 10% बाकी है, वो भी हम 1 से 2 दिन में उसको कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम डेट आपका आ गया है, खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, पढ़िए और दूसरे को भी मतलब हेल्प कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।